बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। अस्सलाम वालेकुम, द केटी शो से मैं हूँ कायनात और मैं हूँ ताबी। हम आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही अहम, हर पाकिस्तानी के दिल के करीब टॉपिक जो है 6 सितंबर। हम आज बात करेंगे 6 सितंबर की जंग के बारे में और उन फौजियों और उन सोल्जर्स के बारे में जिन्होंने उस पे शिरकत की और उनकी उस वक्त के क्या तासुरात थे। इंडिया ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे बुज़दिलाना हमला किया। उन्हें लगता था कि वो हमारे फौजियों को शिकस्त दे देंगे क्योंकि वो तादाद में भी ज़्यादा थे और उनके पास जदीद किस्म का असला भी था। लेकिन उन्हें हमारे फौजियों का हौसला नहीं पता था। उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे फौजी असलों से और तादाद से घबराने वाले नहीं हैं। हमारे फौजी अल्लाह अकबर कह के अपनी जान देने वाले हैं। तो आज हमारे साथ इसी मौके पे 1965 की वॉर में जिन्होंने खुद शिरकत की, हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ग्राउंड कैप्टन राना मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सर थोड़ा आप बताएं कि उस वक्त आपकी ग्राउंड सर्विसेज क्या थी? बेसिकली मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हूँ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ड्यूटी ये है कि एयरक्राफ्ट को सेफ ऑपरेशन प्रोवाइड करे ताकि वो टेक ऑफ कर जाए और उसको वेदर मिल जाए और अपना एयरक्राफ्ट मिशन कंप्लीट करने के बाद सेफली लैंड करे। इस सिलसिले में अगर उसको किसी इमरजेंसी हो जाए तो उसमें हम उनको सेफ्टी सर्विसेज और क्रैश एंड रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सेफली लैंड कर जाए। सर आप उस वक्त 6 सितंबर 1965 की जंग में मौजूद थे, आपने सारा मंज़र अपनी आंखों देखा, तो क्या आप हमें और हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि क्या आपने जो वहाँ पे मंज़र देखा उसको हम अपनी लफ्ज़ों में बयान करेंगे? 65 वॉर जब शुरू हुई तो जब फेज़ 1 और 2 डिक्लेयर हुई तो हम लोग अपने दफातर से निकल के अपने डिस्पर्स्ड लोकेशंस में पहुंच गए। यानी कि रनवे, मेरा दफ्तर रनवे से 100 फुट के फासले पर होता है, वो भी अंडरग्राउंड। इसी तरह सब लोग इंजीनियर्स और पायलट्स वो अपनी अपनी जगह पे जो कि सेफ लोकेशंस होती हैं रनवे के नज़दीक, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हमारे दफातर खाली हो जाते हैं और हम डिस्पर्स्ड लोकेशन यानी जंगल से ऑपरेट करते हैं। और जब हम अपने मेस से आते थे तो हमारे दफातर में वाइल्ड एनिमल जो कि जंगलों में होते हैं वो दफातर में शिफ्ट हो जाते हैं, हम उनकी जगह ले लेते हैं। बहरहाल इस तरह हम ऑपरेशंस डिस्पर्स लोकेशन से किया करते थे। तो सर उस टाइम पे आपकी क्या कैफियत थी, क्या थॉट्स थे और 6 सितंबर के दिन जिस वक्त आपको पता चला कि? जी, सबसे बड़ी बात कि जज्बा शहादत के लिए और डे 1 से हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो यही है कि हमारा एनिमी हमसे 7 गुना बड़ा है। तो हमने अपनी एफिशिएंसी भी इसी तरह बढ़ानी है ताकि कौम का खून पसीने की कमाई जो कि आर्म्ड फोर्सेस पे लग रही है, तो उस सिलसिले में हमने दिन रात अपनी ड्यूटी इस तरह करनी है कि हमारे लोग अपने घरों में सेफ रहें। तो इसी तरह 65 वॉर में हमारे पास, हमारी आर्मी एक के पास इतना एमुनिशन नहीं होता था। जबकि इंडियन रेड आता था और एक फायर होता था तो एक के कमांडर मेरे दफ्तर में ही होते थे अंडरग्राउंड। तो ड्यूरिंग रेड वो फायर बंद करवा देते थे। तो मैं कहता था सर अभी तो इंडियंस अटैक कर रहे हैं, आपने बंद क्यों करवा दिया? तो उन्होंने बोला हमारे पास असला कम है। पंजाबी कहते थे कि दाने मुकना जान। तो बहुत जुडिशसली अपने एमुनिशन को इस्तेमाल करते थे और इसी तरह हमने 65 वॉर की जंग लड़ी। और ये भी आपको बताता चलूँ कि जब एक एक की गन फायर करती थी इतना ज़ोरदार धमाका होता था कि हम अंडरग्राउंड में जब होते थे, अगर हमारी कमर
कच्ची दीवार को लग जाए या हमारे पाँव इधर उधर लग जाए तो इतना ज़ोरदार झटका पड़ता था कि इंसान बतला नहीं सकता। तो हर फायर के साथ यही हालत रहती थी, लेकिन हम ड्यूटी करते थे और ड्यूटी करते रहे। तो इसी तरह हमने दिन गुजारे। सर थोड़ा हमें बताएं कि एक सोल्जर की लाइफ कैसे होती है, क्या हार्डशिप्स उसने फेस की होती हैं ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग और ड्यूरिंग हिज सर्विस? आप जंग के दिनों में स्पेशली एट सरगोदा नाश्ता तो मिल जाता था, तो ना लंच मिलता था ना डिनर मिलता था, ताकि हमारे मेस के कुक्स जब खाना पकाने के लिए जाते थे तो दिन को रेड आ जाते थे। इंडियंस आए तो बहुत कम सरगोदा, लेकिन जो ही वो बॉर्डर क्रॉस करते थे तो सायरन हो जाते थे और खाना पकाने वाले लोग ट्रेंचेस में चले जाते थे। आधे घंटे के लिए रेड ख़त्म हुआ तो खाना पकाना शुरू हुआ, फिर दूसरा रेड आ जाता था, वो फिर छोड़ के फिर आ जाते थे। तो यूँ ही लंच टाइम हो जाता था। तो जब हम जाते थे ड्यूटी के बाद तो खाना नहीं मिलता था, हमारा गुजारा फ्रूट पे रहा। इर्द गिर्द के सिविलियन लोग इतने अच्छे थे कि वो देगों की देगें पका के हमारे लिए भेज देते थे, लेकिन हमारे डॉक्टर साहिबान हमें इजाज़त नहीं देते थे वो खाना खाने के लिए कि कहीं ये ना हो कि किसी एनिमी एजेंट उसमें कोई जहर मिला हुआ हो। तो वो हम खाना सारे का सारा बांट देते थे। तो ये तो हमारे खाने की बात रही। तो जो नाइट शिफ्ट होती थी वो तो ड्यूटी पे होती थी। अगर हम ऑफ होते थे तो रात को सो नहीं सकते थे। जो ही लेटे साथ रेड आया तो छलांगे लगा के ट्रेंचेस में चले जाते थे। रेड ख़त्म हुआ तो वापस आए तो दूसरा रेड, इसी तरह सारी रात गुजर जाती थी। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे, हमें थकावट बिल्कुल नहीं होती थी। दूसरे दिन ताज़ा दम ड्यूटी पे अलर्ट बैठे होते थे, और जो नाइट कंट्रोल होता था वो सारी रात बॉम्बर्स की ड्यूटी करता था, और दिन के वक्त फाइटर्स की ड्यूटी होती थी। तो इस तरह हमारे दिन गुजरे। ये एयरफोर्स के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंग थी 1965 की। तो इसमें आप हमें कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं जो इनकाउंटर हुआ हो आपका उनके साथ और इंडियन फोर्सेस के साथ। फ्रैंकली स्पीकिंग, सरगोदा में सायरन तो बहुत होते थे, रेड्स भी बहुत होते थे, लेकिन शायद 2 या 3 दफ़ा इंडियन फाइटर्स हमारे सरगोदा बेस तक पहुंचे। उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। तो लेकिन सायरन ज़रूर होते थे। जो ही बॉर्डर क्रॉस करते थे इंडियन एयरक्राफ्ट तो सायरन हो जाते थे और हम लोग अलर्ट हो जाते थे। तो लेकिन वो सरगोदा बेस पे नहीं पहुंच सके और वो दूर ही से भाग जाते थे या इंटरसेप्ट हो जाते थे। फिर एक स्टेज ये आई कि उन्होंने टेक ऑफ करना ही बंद कर दिया। यानी पूरे ईस्ट पंजाब के एयरफील्ड से कोई इंडियन जहाज़ टेक ऑफ नहीं करता था। हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स के रेकी एयरक्राफ्ट विदाउट एस्कॉर्ट वो जाके फोटोग्राफी करते थे इंडियन एयरफील्ड्स की, जो हमारे बॉम्बर्स ने डैमेज किए होते थे, और फोटोग्राफ लेकर आ जाते थे। उनको कोई भी टेक ऑफ करके इंडियन एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट नहीं करता था। देयर वाज कंप्लीट जनरल एयर सुपीरियरिटी, यानी इंडियन जहाज़ हवा में नहीं उड़ते थे और वी हैड कंप्लीट फ्रीडम। रात के वक्त उनके बॉम्बर्स वो ज़रूर आते थे अटैक करने के लिए। ख़ास तौर पे रात को 1:30-2 बजे एक बॉम्बर आता था, उसको हमारे इंटरसेप्ट नहीं कर सकते थे। इंडियंस ने टेल वार्निंग रेडार लगाया हुआ था। जो ही हमारा इंटरसेप्टर उनकी टेल पे पहुंचता था वो एवेसिव एक्शन लेके दाएं बाएं हो जाते थे, और वो आता था पता नहीं कहाँ पे बम फेंकता होगा, सरगोदा पे तो नहीं कोई पहुंच सका। बहरहाल एक चैलेंज था पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए
कि ये इंडियन बॉम्बर्स किस तरह पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर होते हैं। तो उस वक्त के एक ऑफिसर विंग कमांडर जमाल ए खान, जो कि बाद में चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रहे, तो उन्होंने चैलेंज कबूल किया कि मैं उसका पीछा करूंगा इंडियन बॉम्बर का। तो उसने अपने हमारे एयर डिफेंस कंट्रोलर से कहा कि मुझे इंडियन एयरक्राफ्ट के पीछे ना लेके जाओ बल्कि उसके नीचे लेके जाओ और मुझे बता दो कि जब मेरा विजुअल कांटेक्ट हो जाए। तो इसी तरह एयर डिफेंस वेपन कंट्रोलर ने जमाल साहब के एयरक्राफ्ट को इंडियन बॉम्बर के नीचे ले जाके छोड़ा और कहा कि ऊपर इस वक्त इंडियन बॉर्डर अप्रोच कर रहा है। जब उनका विजुअल कांटेक्ट हो गया तो उन्होंने वो जो आर्क थी जिसमें वो डिडक्ट करते थे उससे बच के उसको शूट डाउन किया। जब वो शूट डाउन हो गया तो उसके बाद सीज फायर तक कोई बॉम्बर पाकिस्तान में रात के वक्त नहीं आया। तो दिन को भी आराम होता था, रात को भी आराम होता था। हाँ, सायरन ज़रूर बजते थे कि वो एंटर हो गए हैं। तो हम सरगोदा में थे। सरगोदा में एक भी बॉम्ब का, इंडियन बॉम्ब के गिरने के कोई निशान नहीं था। हाँ, हमारे 1-2 जहाज़, 3-4 जहाज़ इंडिया में जब गए तो वहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट हुए, कुछ एक की जद में आके शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान एयर स्पेस में वो हमारे किसी जहाज़ को नहीं गिरा सके। अच्छा, हमने आपसे एक जो वाक़या सुना है आपसे रिलेटेड कि आपने 1971 के बाद जो है एक हाईजैकर से प्लेन छुड़वाया था, उसका किस्सा ज़रा बयान करें। एक्चुअली ये एक इंडियन जहाज़ था, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि सिखों ने हाईजैक कर लिया। और उस वक्त मैं डेपुटेशन में सिविल एविएशन अथॉरिटी में था कराची में। तो जब पता चला कि इंडियन जहाज़ कराची लैंड करने के लिए आया तो मैं ऑफिस से निकल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में पहुंच गया। तो हमारे डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी भी मेरे साथ आए, तो वो भी टावर में थे। तो जब जहाज़ ने लैंड किया और जो हाईजैकर थे तो उन्होंने कहा हमें अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, कोई पंजाबी बोलने वाला लेकर आए। अब जो उस वक्त ड्यूटी पे 2-3 ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे उर्दू स्पीकिंग थे, पंजाबी ज़बान उनको नहीं आती थी। तो उन्होंने दाएं बाएं देखा तो वो DGCA भी पंजाबी थे और मैं भी पंजाबी हूँ। तो मैंने कंट्रोल्स टेक ओवर कर लिए। तो मैं कहा सरदार जी हाजिर हैं, दसो की खिदमत कर सकते थोड़ी। तो बड़े खुश है, हाँ जी हुण ठीक है, जुबान सानू समझ आती है। तो पहली बात हाईजैकर ने कहा कि सानू एक सैल मंगा दो बैटरी का। तो मैं कहा कोई गल नहीं, हुणी मंगवा देने। तो थोड़ी देर के बाद मैंने सेल के लिए रिक्वेस्ट की। तो हमारे एरिया के जो कमांडर थे वो भी नीचे मौजूद थे कराची एयरपोर्ट पे। उन्होंने बोला कि ये सेल की बात क्यों मानी, तो हाईजैकर्स को सेल नहीं देना। तो ये मैसेज मुझे मिला। तो साथ ही हाईजैकर ने कहा जो सेल नहीं पहुंचा। तो मैंने उसको बजाय इनकार करने के मैंने कहा जो सेल बंदा लैन गया है हुनी आ जाएगा, फिक्र न करो। तो मैंने DGCA की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। तो हाथ के इशारे से बोला ये क्या है। तो बहरहाल मैं कहा जी आ रहा है सेल। तो 5-10 मिनट के बाद फिर बोले और सेल तुसी पहुँचाया नहीं हले तक। मैं कहा जो बंदा लैके आ रहा, सामने गड्डी नज़र आ रही है, ऊपर टावर चढ़ के आएगा तो तुम सेल पहुँचा देंगे। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे कहा कि भाई वो ड्यूटी फ्री शॉप इस वक्त बंद हो गई तो सेल तो नहीं मिल सकता।
तो अगर आप कहें तो मैं एयरपोर्ट के बाहर जो दुकानें हैं वहाँ ट्राई करवा सकता हूँ। उन्होंने कहा जी बहुत मेहरबानी, मंगवा दो, असी खबरां सुननी है पाकिस्तान दियाँ। दरअसल वो बल्कि हाईजैकर्स ने कहा कि ज़िया साहब कितने बजे लैंड कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत हैरान हुए। उसी दिन लेट ज़ियाउल हक वो अमेरिका से आना था, उन्होंने 8 बजे रात लैंड करना था, रात के 8 बज गए थे। तो बहरहाल तो फिर उनको कहा कि जी वो एयरपोर्ट के बाहर दुकानें वो भी बंद हो गई हैं, तो सॉरी सेल नहीं दे सकते आप। तो फिर डीजीसी ने कहा कि इन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो लेडीज़ और बच्चों को छोड़ दें। तो मैंने कहा कि सरदार जी बच्चों का की कसूर है, वो रो रहे होने इस वेले, हुण सानू तो पता नहीं, औरतां भी घबराइयां होनियां, तो जे तुहानू इतराज़ ना होए तो औरतां ते बच्चों नूं तो छड्ड दो, माफ़ कर दो। कहने थोड़ी गल सही है, बच्चे रो भी रहे हैं, तो तुसीं गड्डी भेजो तो इन्हां नूं असीं छड्ड दांगे। तो साथ ही उन्होंने कहा कि देखना कोई बंदूक वाला नाल ना भेजना। मैं कहा फिक्र ना करो, तुसीं साडे मेहमान हो, कुछ नहीं होंदा। तो बहरहाल तो फिर मुझे कहा गया कि इन्हें कहें कि जी आपको खाना भिजवा दें। तो मैंने कहा सरदार जी जो कहूँ तो जी गड्डी बच्चों को लैन आएगी तो वो तुहानू कुछ खान पीन मुसाफिरां लई दे दीए। वो कहते देखना कोई हाथ ना कर जाना साढ़े ना। मैं कहनी फिक्र ना करो, कोई हाथ नहीं होएगा। तो बहरहाल उसमें हमारे फिर कमांडो चले गए, बच्चों को उनको तो छोड़ दिया, लेकिन कमांडो ने उनको काबू कर लिया। इस तरह वो हाईजैकर जो थे गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गए। अच्छा, ये तो मतलब एक हम देखते हैं कि जैसे लीडर्स भी आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के रिटोरिक्स बोल रहे होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है बम्बार्डमेंट कर रहे होते हैं लफ्ज़ों की, लेकिन जब वो आपस में बैठते हैं तो उनका रवैया और तरह से होता है। तो क्या आर्मी में भी कुछ ऐसा होता है कि जो एक कंट्री की आर्मी है उसका दूसरी कंट्री की आर्मी के साथ जब वो आपस में उनके ताल्लुकात कैसे होते हैं अदर देन वॉर? मेरा सिविल एविएशन ड्यूटी के दौरान इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ, बल्कि 3 दफ़ा मैं इंडिया में पाकिस्तान डेलीगेशन को लेके गया, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें हम आगरा शेरेटन में खाना खा रहे थे, तो एक इंडियन ने एक डिश की तरफ मुझे इशारा किया कि, और पंजाबी में बोला कि ये ले लें। वो गोश्त की डिश थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये शायद हराम गोश्त हो, जो मुझे इशारा कर रहा है हिंदू। तो बाद में मैंने किसी से पूछा कि इस बंदे का क्या नाम है, तो बोला इसका नाम है शाहुल। तो मैं शक में पड़ गया, शाहुल हिंदू नाम भी होता है, मुसलमान नाम भी होता है। तो फिर मैंने फर्दर पूछा तो पता चला कि वो मुसलमान सिविल एविएशन, इंडियन सिविल एविएशन का ऑप्शन था। तो फिर मुझे समझ आई कि ऐसे मुझे ऑफ़र किया, और वो इंडियन एयरफोर्स का रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल था, जो कि इंडियन DTCA के हाँ एम्प्लॉय वो। तो इसी दौरान वो मुझे मिलने जुलने लगा, और जब मुझे पता चला ये मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ, तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताएं कि आप बीइंग ए मुस्लिम एयर वाइस मार्शल कैसे हो गए? क्या इंडिया में इंडियन आर्म फोर्सेस में और भी मुसलमान हैं? तो वो हंसा, कहने लगा नहीं, मैंने जब शादी की तो एक हिंदू लड़की को मुसलमान किया, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अनाउंस नहीं करेंगे कि ये हिंदू लड़की मुसलमान हुई है। और वो ब्राह्मण लड़की थी। मुसलमान होने के बाद मैंने उसको दुबई में भिजवा दिया, वहाँ उसने नौकरी कर ली, और पूरी इंडियन एयर फोर्स में पता था कि इस ऑफिसर ने एक हिंदू लड़की से शादी की है, तो इसलिए प्रमोशन मिलती रही। लेकिन उसने बतलाया कि मुझे उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जितने भी एयरफोर्स, उनके एयरफोर्स की बेसिस थे, वहाँ पे पोस्ट नहीं किया, मुझे बंगाल की तरफ ही रखा, और वहीं पे उन्होंने मुझे रिटायर कर दिया। तो बहरहाल वो एयर वाइस मार्शल साहब शाहुल साहब
एक मुसलमान थे और बाद में भी अपने बच्चों के लिए इस्लाम की किताबें मुझसे मंगवाया करते थे। तो सर थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं कि एक सोल्जर की पर्सनल लाइफ कैसे इफ़ेक्ट होती है। देखिए, बात यह है कि जब हम ड्यूटी करते हैं तो फैमिली को बिल्कुल भूल जाते हैं और फिर ड्यूटी की तरफ ही तवज्जो से अपना काम करते हैं। हमारी जितनी भी फैमिली की कोई प्रॉब्लम्स हों वो सारी की सारी एयर फोर्स के सिस्टम ऐसा है कि बल्कि आर्म्ड फोर्सेस में जो सीनियर्स हैं वो कंड्यूसिव रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि फैमिलीज़ ऑटोमेटिकली लुक आफ्टर हो जाती हैं। जब हम इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स पे जाते हैं तो हमारी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर किया जाता है, बल्कि सो मच सो जब हम जाते हैं तो फैमिलीज़ को वो एंगेज करके रखते हैं ताकि हस्बैंड की एब्सेंस में बच्चों की तालीम, लेडीज़ का मिलना जुलना वो सारा का सारा उसी तरह रहता है जैसे कि हस्बैंड के पास होते हुए मिलता है। इसी तरह जब ड्यूटीज़ पे मुझे याद है कि जब हम ड्यूटीज़ पे जाते थे, मसलन नाइट ड्यूटी होती थी, तो सारी रात ड्यूटी पे ही रहते थे और जागते रहते थे, कोई जगाने वाला नहीं होता। खुद ही सोचते थे कि एक पायलट फ्लाई कर रहा है, अगर आंख लग गई और उसको इमरजेंसी हो गई और उसने कॉल दी, उसका जवाब ना मिला तो वो क्या करेगा, किसको बताएगा। तो इसलिए आंख बिल्कुल नहीं लगती थी, जागते रहते थे। अगर ड्यूटी हो तो ईद का दिन हो, शबे बारात हो या छुट्टी हो, वक्त पे पहुंचते थे। आप सुन के हैरान होंगे कि एक दफ़ा सरगोदा में ईद का दिन था और मेरी ड्यूटी सुबह 5:30 बजे शुरू होनी थी। तो अगर मैं ना जाता और इंडिया का कोई जहाज़ इंट्रूड करता तो एयर ट्रैफिक सर्विसेज प्रोवाइड कौन करता। तो हमारे बेस कमांडर चेक करने के लिए सुबह पता नहीं कितने बजे उठे होंगे, तो जब मैं 5:30 बजे अपनी सीट पे पहुंचा तो वो मेरी कुर्सी पे बैठे हुए थे। जब उन्होंने मुझे देखा मैं वक्त पे पहुंचा हूं तो गुड मॉर्निंग मैंने कहा, वो जवाब दे के उठ के चले गए। तो इसी तरह हमारे सीनियर्स हमको चेक करते रहते हैं कि ये लोग वक्त पे आते हैं, ड्यूटी करते हैं कि नहीं करते। बहरहाल तो फैमिलीज़ को लुक आफ्टर होता है। और बल्कि एक दफ़ा एयर हेडक्वार्टर से मुझे कॉल आई, मैं सरगोदा में था, सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, कि आप फ़ौरन पहुँचें। तो मैं पहुँचा तो हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन थे, उन्होंने बोला कि राना ये ज़रा टेप रिकॉर्डिंग सुनना, अभी रिसेंटली फ्लाई पास्ट हुआ था, उसमें तकरीबन 40-50 जहाज़ों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें से एक फॉर्मेशन कमांडर बड़े हैंडसम हुआ करते थे, अब तो उनकी डेथ हो गई। बहरहाल वेरी स्मार्ट ऑफिसर, वेरी हैंडसम। तो उनका निक नेम माही मुंडा था। तो जब 50 जहाज़ों की फॉर्मेशन फ्लाई कर रही थी तो किसी जूनियर लड़के ने आवाज़ कस दी, माही मुंडा। अब उसके बाद कंप्लीट साइलेंस थी, किसी का जवाब नहीं आया। तो माही मुंडा साहब भी एक फॉर्मेशन को कमांड करके मारीपुर से आए हुए थे। तो कराची फॉर्मेशन थी, सरगोदा की थी, पेशावर की थी, बहरहाल सब बेसिस से लोग आए हुए थे। तो मुझे टास्क मिला
कि आवाज़ पहचानो कि वो किसकी आवाज़ थी। तो बहरहाल बहुत मुश्किल टास्क था, तो मैंने 2-3 दिन लगाए। 2-3 दिन लगाने के बाद अंदाज़ा लगाया। बहरहाल तो फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ। बहरहाल ये साथ साथ चलता है, तो ये मजाक भी साथ साथ ही है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें बताई कि उस 1965 की जंग में क्या हुआ था, और आपकी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफ़ज़ाई। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इस शो का इख्तिताम उन शहदाओं को याद करते हुए करेंगे जिन्होंने अपनी जान इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी, और हमें भी उसी एंथुजियाज़म से अपने मुल्क के लिए उतना ही पैट्रियाटिक बन के अपनी उसी फीलिंग्स को हमेशा रिवाइव करते रहना चाहिए। इस दिन का मकसद सिर्फ ये बातचीत, ये गपशप लगा लेना नहीं है, बल्कि उस फीलिंग को रिवाइव करना है अपने अंदर कि ये मुल्क हमारे लिए और हम इसके लिए हैं। इस शो का इख्तिताम इस शेर पे करेंगे, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुद ही सूरत फौलाद। शुक्रिया। द केटी शो से ताबीर को और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।